नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं एंड हु आर हेल्पिंग माय चैनल ग्रो। थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग ओवर टू द वीडियो। मैं कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे अपने फिजिकल और मेडिकल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वीडियोस बनाई थी। उन्हीं के ऊपर ही एक भाई जी का कमेंट आया था कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो आई थॉट वाई नॉट, लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट इट। और उसी के लिए ही ये वीडियो है। आई होप ये कैंडिडेट्स को हेल्प करेगी प्रिपेयर करने में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूपीएससी के जो 2023 का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी सीएपीएफ 2023 वाला जो पेपर है वो 6 अगस्त को होगा। एंड इफ़ यू सी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स अराउंड 12:45। 13 मार्च है आज। तो आज से लगभग 4 मंथ्स एंड 24 डेज बचते हैं, विच इज़ 146 इन टोटल। तो क्या ये टारगेट ऑफ गिविंग द पेपर इन अगस्त एंड क्लियरिंग इट, इज इट अचीवेबल इन 4.5 months? And if it's achievable and if you're planning to do that, how should you plan it? What sources you should refer? So this is my attempt to clarify it, to help you guys on these points. First of all, nature of the examination. From my experience, I have given this papers twice and I have cleared it both of the times. I have cleared the physical and medical twice, 2021, both in 2021 and 2022. मेरे हिसाब से no doubt it's a very challenging paper. However, it's a doable paper if you approach it with the right strategy. 2 पेपर हैं इसके। पेपर 1, इफ़ आई से, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द सोर्सेज, एक्सपेंडिंग योर नॉलेज बेस, देन यू रिवाइज इट। और उसके बाद जो आपकी नॉलेज आपने गेन की है उसको आप टेस्ट करें बारी बारी। पेपर 2 इज़ अबाउट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यू राइट, यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, देन यू रेक्टिफाई देम, और उसके बाद दोबारा से आप वही प्रैक्टिस वाली साइकिल में चल जाते हैं। आप पेपर की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन या फिर एनी एग्जामिनेशन इज़ अ प्रोसेस। विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, एंड विद टाइम यू विल बिकम मोर मेच्योर। तो आज आप ये ना सोचें कि मैं सब कुछ समझ जाऊंगा या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये पेपर कैसे हो रहा है या फिर कैसे चलेगा। रिलैक्स, ठीक है, जस्ट गेट इन टू द जोन। प्रोसेस में आइए, धीरे धीरे आप अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरी बात कि आपके स्टडी आवर्स हमेशा सेम नहीं रहने वाले। किसी दिन आप 3 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 5 घंटे। आपका मूड भी कभी कभार सेम नहीं रहने वाला। सम टाइम यू विल फील हाई, सम टाइम यू विल फील लो। बट आई वुड सिंपली से कि जिस टाइम पे आप लो फील कर रहे हैं, यू जस्ट रिमेंबर वाई डिड यू स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे। आपका मोटिव क्या था उसको याद करें एंड यू कीप योर सेल्फ गोइंग। तीसरी बात, फाइंड योर ओन फायर, बी सेल्फ मोटिवेटेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा होता है बट इट डजेंट लास्ट लॉन्ग। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो दिस विल कीप यू गोइंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप आगे तक, काफ़ी आगे तक जाएंगे अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका सुबह सुबह होता है विच स्टार्ट फ्रॉम 10 AM टू 12 noon, 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर 2 इज़ बेसिकली आपका इट स्टार्ट फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। ये 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 इज़ योर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 250 मार्क्स के। दे इज़ नेगेटिव मार्किंग और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बोले तो MCQ टाइप। जो आपका सेकंड पेपर है इट्स जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 250 मार्क्स का होता है। दे आस्क यू टू राइट essays, reports, arguments, précis, comprehension, and there are some questions from English grammar too. ये वाली मेरी वीडियो है, ये आपकी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेगी। पेपर 2 के लिए आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि अगर दोनों को कंबाइन बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले कि पेपर 1 के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या हैं। Indian polity and economy, then we have the history of India, then India and world geography, general science,
देन वी हैव जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं, इनका कोई फ़ायदा है नहीं, अपन को एक एक किताब पकड़नी है, उसको अपन सॉल्व करेंगे, उसी से ही अपना काम हो जाएगा। वी विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सोर्स ओनली। तो ये आई हैव पिक्ड इट फ्रॉम द यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला जो पीडीएफ आता है, तो वो वाले मैंने टेक्स्ट यहाँ से उठाया है। देन वी हैव करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बोले तो अपना करंट अफेयर्स, ठीक है, ये वाला प्रिपेयर करना है। इससे पहले कि हम अपने सोर्सेज डिसाइड करें, आई वुड आस्क यू कि आप थोड़ा सा इस जो कोट है, दिस इज कोट बाय ब्रूस ली, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। तो ब्रूस ली सेज, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। तो इस कोट को इफ यू अप्लाई इन आर प्रिपरेशन, तो आप बतेरे सोर्सेज ना उठाएं कि 20 बुक उठा ली या 30 बुक उठा ली और उनको आप कम बारे पढ़ें, एक बारी, दो बारी या तीन बारी ही पढ़ पाएँ। आई वुड सिंपली एडवाइस कि आप लिमिटेड सोर्स रखें और उनको बारी बारी पढ़ें, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी इस पेपर को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले वी मूव ओवर टू इंडियन पॉलिटी, हाउ डू वी प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी। इससे अराउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्जामिनेशन का, आपको 15 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे इस पोर्शन से। द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी इज लक्ष्मीकांत। अब लक्ष्मीकांत आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, यू हैव टू रीड इट सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्यों पढ़नी है? बिकॉज इट विल हेल्प यू बिल्ड अ बेस, और वो जो बेस बिल्ड करोगे आप, उसी से ही आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो बेस बनाइए पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप रेफर कीजिए, फिर देखिए कि अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं जो आपने बेस बिल्ड किया है, या उसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप पढ़िए। बट आई वुड सिंपली से कि ये जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपका बेस काफ़ी अच्छा बनाएंगे, एंड फ्रॉम दिस बेस यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ये बेस बनाइए। उस बेस के लिए ये पूरी जो आपकी लक्ष्मीकांत बुक है, ये बेसिकली काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसका जो पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो इसमें से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन आई विल एडवाइस कि आप जो मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे स्पेक्ट्रम से, उसमें भी एक चैप्टर है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वगैरह, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह हुए या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स वगैरह हुए, उसका एक चैप्टर है, उसके साथ इसको प्रिपेयर कीजिए। वाई कंबाइन, क्यों इसको साथ कीजिए? क्योंकि जो आपकी पॉलिटी है इसमें सेलेक्टिव एक्ट्स ही दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद सीधे वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे पहुंच जाता है। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आया है, वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया गया है। तो आप दोनों को मिक्स करके पढ़िए, एक जगह नोट्स बना लीजिए उनके, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। Then moving over to the next topic, making of the constitution. Then this is silent feature. Then preamble, union and its territories, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, amendments and basic structure. ये जिनके ऊपर मैंने हरे तारे लगाए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये तो आपको इस वाले पार्ट में करने ही करने हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे एंड देयर आर चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन आए, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। दूसरा पार्ट टू में आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा हैवी चैप्टर हो जाता है, तो इसको आप बाद में करने की कोशिश कीजिए। इंटर स्टेट रिलेशन आप कीजिए, देन इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको प्रिपेयर कीजिए, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इसको आप साथ साथ कीजिए। पार्ट 3 इज़ योर यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 4 इज़ योर स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों को आप साथ साथ प्रिपेयर कीजिए। साथ साथ प्रिपेयर करने का फ़ायदा क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो सेम फंक्शन प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे कर रहा है, चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे कर रहा है, तो सेम सी पावर होंगी। तो अगर वो आप साथ में प्रिपेयर करेंगे तो आप उनके बीच में एक रिलेशन बना पाएंगे और याद करने में आपको आसानी होगी। तो अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो आप गवर्नर पढ़िए, आप वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट्स में वाइस प्रेसिडेंट का कोई सेम ऑफिस नहीं होता है,
तो आप वाइस प्रेसिडेंट को अकेला पढ़ना पड़ेगा। देन इफ़ यू आर रीडिंग प्राइम मिनिस्टर तो उसके साथ साथ आप चीफ मिनिस्टर पढ़िए। देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाला, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके स्पीकर आ जाएगा, ठीक है ना, और आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएंगे, इनके प्रिविलेजेस वगैरह क्या होते हैं, उसके बाद बजट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। हाउ डू दे इनेक्ट द बजट। तो इसको आप अच्छी तरह से कीजिए और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। देन वी हैव द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, और आपके इसमें जो भी रीजनल लेवल पे जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वो वाले डिस्कस किए हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका पार्ट 5 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एक आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ भी है, वो वाला आप करें लेकिन बाद में करें, पहले ये वाली चीज़ करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देन पार्ट 6 इज बेसिकली योर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इसमें आपका शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप ये वाला यहाँ से प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद पार्ट 8 इलेक्शन कमीशन, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये वाले प्रिपेयर कीजिए। पार्ट 8 में से आप नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद पार्ट 9 में से आप ट्रिब्यूनल्स प्रिपेयर कीजिए। पार्ट 10 में से आप पॉलिटिकल पार्टीज एंड एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिपेयर कीजिए। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको तो आप प्रिपेयर कीजिए ही कीजिए। एक एडिशनल हेल्प के लिए आप हमेशा एक बुक रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके चैप्टर वाइज हों, ईयर वाइज ना हो। ईयर वाइज आपको करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, जिसमें सेग्रीगेटेड हो। अगर पॉलिटी आप प्रिपेयर करें तो पॉलिटी के एक पोर्शन में दे रखे हों और वहाँ से आप देखते जाएं कि हाँ भाई इस टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पढ़ने के बाद मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूँ, तो आप वो चीज़ देखिए। उसके लिए ये एक बुक है मैग्रो हॉल की, तो इसको आप खरीद सकते हैं या ऑनलाइन अवेलेबल होगी, आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये आप बुक अपने पास हमेशा साथ में रखिए, ठीक है। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आया है, क्या मैं उसको पढ़ने के बाद आंसर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। आप एडिशनल हेल्प ले सकते हैं अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब पे बतेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, अच्छे से अच्छे एजुकेटर्स वहाँ पे हैं, ठीक है, और आप वहाँ से हेल्प लीजिए। मैंने भी वहीं से प्रिपेयर किया था, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली है इस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ द थिंग, यू शुड प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, योर एंशियंट हिस्ट्री, योर मिडीवल हिस्ट्री, देन योर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम रेफर कीजिए। मिडीवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी की बुक है एंशियंट हिस्ट्री। दिस इज़ बेसिकली थीम्स इन एंशियंट हिस्ट्री, क्लास 12th की है, तो आप ये वाली चीज़ उठाइए। ये मिडीवल है, सॉरी, दिस इज़ मिडीवल, ठीक है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की भी क्लास 12th की है, इसमें थीम्स है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी ना रेफर कीजिए, आप स्पेक्ट्रम रेफर कीजिए। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन आप इसी से ही आंसर कर देंगे। दूसरी बात कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को यूजुअली, ये काफ़ी लेंदी बुक है, अराउंड 700 पेजेस की बुक है, छोटी बुक है बट थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। तो पीपल हैव आस्क्ड मी कि आप कैसे इसको पढ़ते हैं, तो सिंपली दिस इज हाउ आई रेड दिस पर्टिकुलर बुक। ऑब्वियसली यू कैन हैव योर ओन वे। तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, बेसिकली बुक इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स। अलग अलग यूनिट में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और यूनिट 1, यूनिट 3, ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं ये अलग अलग पोर्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्रीज के साथ डील करते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो आप स्टार्ट कहाँ से करें कि आपको एक फील आ जाए, मतलब ये मेरा जो बताने का मेन पर्पज़ है वो ये वाला है कि आप ये पढ़ेंगे तो आपका मिनिमम बेस बन जाएगा। उसके बाद आप मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस आंसर कर सकेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा एडिशन, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल आप पढ़ते रहें, ठीक है। तो उसके साथ इक्के दुक्के जो क्वेश्चन होते हैं इधर उधर के, वो आप आंसर कर देंगे। बट यू स्टार्ट विद यूनिट 3, which the name of the unit is Rising Resentment Against Company Rule। इसमें आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ें। देन यूनिट 5 टू यूनिट 8 ये वाली सारी पढ़ें। इसमें आपका मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस
कम फ्रॉम हेयर, यहाँ से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बेसिकली ये जो यूनिट है ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कवर करती है। आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउल अटैक, जलियांवाला बाग वाला जितनी भी जो चीज़ हुई थी वो इसी में ही आपको मिलेगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। उसके बाद आपका यूनिट 9 है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी इंडिया में, तो वो सारा यहाँ पे आता है। आप ये वाली चीज़ पढ़िए। उसके बाद इसी वाली यूनिट में एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं उस टाइम पे आपको लक्ष्मीकांत में बता के आया था कि आप चैप्टर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जो आपको कंबाइन करके पढ़ना है वो यही वाला चैप्टर था। साथ में पढ़े, एक कंबाइंड नोट्स बना ले, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद आपका यूनिट 4 पे आइए आप। दीज आर रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसमें आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, और उसके बाद जो दूसरा अगला चैप्टर है वो है अ जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, ये वाला जो दूसरा चैप्टर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरोजियो, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज एक्सेट्रा, ये जितने भी आपके सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। देन यू कैन मूव ओवर टू यूनिट 2। यूनिट 2 में बेसिकली आपका क्या है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि यूरोपियंस कौन कौन आए, पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे पावर हड़पी। ठीक है, और क्या क्या इंग्लैंड से जो लोग आए थे उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए, कौन कौन से बैटल्स लड़ी, जिनकी वजह से फाइनल में दे ट्रायम्फ्ड ओवर ऑल दीज यूरोपियन पावर्स। ठीक है, वो सारे इसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आप एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर, इसमें बताया जाएगा कैसे उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा किया, देन मैसूर, देन योर पंजाब, देन सिंध, तो यहाँ पे मराठाज ऑल्सो, कि इन सारे जो पावर्स थे इनके साथ इन्होंने कैसे डील किया। तो ये वाला चैप्टर वहाँ से डील करेगा। इसी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको अपेंडिसेस में मिलेंगे। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एनुअल सेशंस, ये आपको जो अपेंडिसेस है ये सारे नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, या फिर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसका एनुअल सेशन है ये वाले भी सारे नहीं पढ़ने। सिंपल इस चीज़ का वन वर्डर्स का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट वुमेन कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम लीडर कौन थे यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सबसे ज़्यादा बार बने, ठीक है ना, पहला ब्रिटिशर कौन था जो इसका प्रेसिडेंट बना इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये वाली सारी, और एक चैप्टर है इसमें गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयस का, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स वगैरह लिए, तो ये चीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री आपको एनसीईआरटी की क्लास 12th वाली बुक से ही पढ़ना है। इसमें ज़्यादा फोकस आपको सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रखना है। सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मेरा कहने का मतलब ये है कि मानो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, तो इसका सोशल इम्पैक्ट क्या था और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, और ये फेलियर क्यों रहा। ठीक है, तो जो टोकन करेंसी इसने इंट्रोड्यूस की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो इसके सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स किसी भी आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है, जो मार्केट रिफॉर्म्स किए गए थे वो सारे आप पढ़ें और उनके सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ें। देन यू कैन प्रिपेयर एंशियंट हिस्ट्री, एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की न्यू वर्जन। इसमें आप ज़्यादा फोकस डालें इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोका एक्सेट्रा। ठीक है, अगेन आई वुड एडवाइस यू शुड ऑलवेज कीप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद योरसेल्फ। जब आप ये सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें से देखते जाएं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कि क्या मैं कंटेंट पढ़ने के बाद उनको आंसर कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आप हमेशा रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हमेशा ध्यान देंगे, आपको हमेशा काम आएंगे। ये कुछ सैम्पल नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि आप कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं किस चीज़ के लिए। तो मिडिवल हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है ट्रैवलर्स के ऊपर, वो पूरा ऑलमोस्ट फैक्चुअल ही है, तो उसको एक जगह ही कंसोलिडेट करने के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे आपके मेगास्थेनस हैं, ठीक है ना, ये किस टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, ठीक है ना। उसके बाद आपके प्लोटमी हैं, उसके बाद फाहिन है, ठीक है ना, उसके बाद आपके ह्योनसांग हैं, उसके बाद आई सिंह है, ठीक है ना, अल मसदी है, अल बरूनी, ठीक है ना, उसके बाद आपके मार्को पोलो ही वॉज वेनेशियन
किसकी डायनेस्टी में आए, ठीक है ना, किस किस के बारे में लिखा उन्होंने। तो ये आप थोड़े से एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें जो आपको हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट रिवीजन के टाइम पे भी। हाउ डू यू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स बेसिकली 3 चीज़ों से कंप्राइज करती है, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ पूछी जाती है? डिमांड सप्लाई वाली चीज़ें, कि एक चीज़ का अगर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो उसकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट, अगर उसकी सप्लाई कम या ज़्यादा है तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या डिमांड की वजह से सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड हो गया, वेबेलियन गुड हो गया, सिन गुड हो गया, ये कौन कौन से गुड होते हैं। एंड देयर इज डिस्कशन अबाउट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी जो इंडियन इकोनॉमी को है वो एक बड़े स्तर पर देखता है, ठीक है, जिसमें आपका मनी सप्लाई है, फिर आपका बैंकिंग है, आपका इन्फ्लेशन वगैरह, जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। फिर आपका करंट अफेयर्स है, एक करंट अफेयर्स भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमी का। वो कहाँ से प्रिपेयर करना है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो ये बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। आप ये एनसीईआरटीज अगर आप टैब या फिर लैपटॉप वगैरह से पढ़ाई करते हैं तो एनसीईआरटी के आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप खरीद के लेके आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा सेकंड हैंड खरीद के ले आइए, वो आपको काम चल जाएगी, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट तक आपको पढ़ना है और वो काम करेगी, सस्ती भी आएंगी और आपका मटेरियल भी पूरा हो जाएगा। इस चीज़ में आपको मैं एडवाइस करूंगा कि यू शुड इग्नोर ग्राफ्स, दे आर नॉट आस्क्ड, ठीक है ना। आप इनके अंदर काफ़ी ग्राफ वगैरह बनाए गए हैं तो उनको आप इग्नोर कीजिए, वो कभी नहीं पूछे जाते, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वो नहीं समझ में आते हैं, मतलब समझ में तो आ ही जाएंगे, थोड़ा सा आप जोर डालोगे, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करना, ठीक है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही है, काफ़ी ग्राफ होंगे, यू जस्ट इग्नोर देम, ठीक है ना, जस्ट गेन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद यार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है तो मृणाल सर के इकोनॉमिक्स के नोट्स आते हैं, वो 1200 पेजेस वाले नोट्स नहीं पढ़ने हैं, उसमें से एक चैप्टर है जो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, उसका जो हैंड आउट है आपके हाथ अगर वो लग जाए कहीं से, ठीक है, तो आप वहाँ से भी ये वाली चीज़ पढ़ सकते हैं। तो उसमें भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक कवरेज दे रखा है, ठीक ठाक तो क्या सारा ही कवरेज दे रखा है, आप उसको पढ़ के चले जाएं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं वो आप कहाँ से प्रिपेयर करें? करंट अफेयर्स आप विजन की PT 365 आती हैं, आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं। विजन की PT 365 का फ़ायदा ये है कि ये इस बार मई तक निकालेंगे, मई या आपके अप्रैल तक निकालेंगे। उसके बाद अप्रैल के बाद वाली मई जून वाली, ठीक है ना, आप मंथली से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ना कैसे है, आप मतलब थोरली ना पढ़ें इसको, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेशन हैवी होती है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप UPI पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो UPI में सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया कि कौन से नेशंस के बाहर ये UPI, मतलब इंडिया के बाहर कौन से नेशन में UPI अडॉप्ट कर लिया गया है, किसने डेवलप किया है। NPCI ने डेवलप किया है। NPCI है क्या? NPCI ये है। NPCI के और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। बस ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना बेसिक पता हो। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उसको हाईलाइटर कर लो और अगली बार से वही चीज़ पढ़ो। और अगर आपके पास टैब या फिर आपके पास लैपटॉप है तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे भी PDF, जो भी आप PDF की ऐप वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उससे ये हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। बट आई वुड सिंपली से कि यू कैन चूज़ योर ओन सोर्सेज दैट मेक यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली चीज़ पढ़ें, मैंने इससे पढ़ा था तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हाउ डू यू प्रिपेयर ज्योग्राफी की बेसिकली ये वाली सारी बुक हैं, ठीक है, 4 बुक हैं। ये NCERT आप प्रिपेयर करो, और कई लोग बोलेंगे आपको कि GC लियोंग भी आप पढ़ सकते हो, बट आई वुड सिंपली से कि आप NCERT पढ़ के जाइए, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो सिंपली ये है कि आप ये क्लास 11th की NCERT है, दिस इज़ फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपके जियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह डिस्कस वगैरह किए गए हैं, फिर उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी की भाई पहाड़ वगैरह कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है। ये आप कवर टू कवर पढ़ें, पतली किताब है, टाइम टेकिंग किताब है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत ज़्यादा है। आप इसमें टाइम लगाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व भी कर पाएंगे। दूसरा है आपका ये वाली, ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये इंडियन ज्योग्राफी से डील करेगी
क्लास 11th की एनसीईआरटी है, आप इसको भी कवर टू कवर पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन सेक्शन से जो आने वाले हैं वो यहाँ से आएंगे, तो आप इसको पढ़े। दूसरा है, ये मैंने ग्रीन स्टार्स बनाए हैं, ये मतलब कि एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये मैंने छोटा सा एक बिंदु सा बनाया है, डॉट बनाया है, तो ये मतलब कि इन दोनों को पढ़ने के बाद आप ये वाली चीज़ पढ़ें। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, इट बेसिकली डील्स विद एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उसके एग्रीकल्चर जो इसका एक चैप्टर है इसमें एग्रीकल्चर है, दैट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंडस्ट्रीज और मिनरल्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है, वो इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो आप पढ़ें इसमें से। एक ये और बुक है विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। पर्सनली आई नेवर रेड इट, ठीक है, तो इट्स बेसिकली ऑन यू। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट आई वुड सिंपली एडवाइस कि आप ये 3 बुक पहले प्रिपेयर कर लें, जो ये वाली हैं 1, 2 और 3, ये आप पहले प्रिपेयर कर लें और इसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको प्रिपेयर कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप थोड़ा मैप वर्क भी करिए, ठीक है। मैप वर्क इन द सेंस कि आप जो बहुत एक्सटेंसिव मैप वर्क मत करिए, छोटा छोटा बट बेसिक मस्ट बी डन, ठीक है ना। ये आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैप उठा के लेके आए, मैप में मार्किंग वगैरह की, तो थोड़ा सा क्रिएटिव भी रहता है इंसान, अलग अलग कलर वगैरह से करता है, तो अच्छा भी लगता है, मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। इसमें बेसिकली आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, प्लेसेस इन न्यूज़, जो प्लेसेस वगैरह भी न्यूज़ वगैरह हैं उनको मैप वगैरह पे मार्क वगैरह करते रहिए। वाटर बॉडीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब उसके अलावा जो सीज़ वगैरह होते हैं, उनकी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी बार क्वेश्चंस वगैरह बन के आ जाते हैं, तो आप वो वाली चीज़ भी अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए और उनको प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ। अगेन आई वुड एडवाइस कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मस्ट बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है ना। आप देखते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन लेके जाइए। तो अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि हाँ वो आपको एक एंकर की तरह रखने हैं, ठीक है, वो आपको टांग के रखेंगे एक जगह पे, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू डायरेक्शन कि आपको इसी डायरेक्शन में चलना है। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर जनरल साइंस। जनरल साइंस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इसमें अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम जनरल साइंस। इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 9th की और क्लास 10th की एनसीईआरटी बेसिकली रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, उसमें से बायोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप ये यहाँ से प्रिपेयर कीजिए। फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह भी आते हैं, सिंपल F=ma, फिर आपकी जो छोटी मोटी इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, वो वाले आप यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। ये मेरे सैम्पल नोट्स हैं जो बायोलॉजी पोर्शन के लिए मैंने बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे सेल के लिए मैंने बनाए हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वन वर्डर्स ही प्रिपेयर किए थे, अमीबा, फिर उसके बाद है पैरामोशियम, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स, जो भी चीज़ है। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, तो ये अलग अलग तरह के मैंने सिंगल पेज पे बना लिए थे। ये डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है, जो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है ना, ये सारा प्लांट्स से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रोडोफाइटा, जो भी मतलब जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये एक मैंने छोटे से नोट्स बना लिए थे, लास्ट टाइम में वो काफ़ी हैंडी बने थे। फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊं कि मेरे जो नोट्स में थे उसमें से एक क्वेश्चन आया था, मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब ये आया था। सिनेबार करके और ऑफ मरकरी आया था, मैंने अगर ये वाली चीज़ प्रिपेयर नहीं की होती तो मेरे को नहीं पता होता, लेकिन ये वाला आया था और 2 नंबर मेरे बन गए थे, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो भाई नोट्स में से कुछ तो आया। ये मैंने केमिस्ट्री के कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जैसे स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, ठीक है ना, क्विक लाइम एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड, जो आपका लिटमस पेपर होता है, बेसिस टर्न रेड इनटू ब्लू, तो ये वाली चीज़ छोटी मोटी। what is basically the importance of last minute notes? They contains only important points, they should contain only important points and info, ठीक है। उसके बाद दिस विल ऑलवेज हेल्प यू इन रैपिड रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन इज द की। आप कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन इवेंचुअली आपको जो पढ़ा है
उसको बारी बारी रिवाइज करते रहना है। अगर आप हफ्ते भर का अपना टाइम ले रहे हैं तो आई वुड सिंपली से कि आप 4 दिन पढ़ें, 3 दिन रिवाइज करें, 4 दिन पढ़ें, 3 दिन रिवाइज करें, ठीक है ना। अंधाधुंध पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उनको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे जो आपने पढ़ा है तो आप भूलते जाओगे उस चीज़ को। दूसरा है कि भाई इन्हीं जो आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहें फ्रॉम द टेस्ट दैट यू आर टेकिंग, ठीक है ना। कोई सा भी जो आप टेस्ट वगैरह रेफर कर रहे हैं तो उससे आप ये अपने नोट्स अपडेट वगैरह करते रहिए, ठीक है। और वन लाइनर्स, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वन लाइनर्स आर बेसिकली आज समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में सिनाबार वाला क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि भाई मेरे नोट्स, मतलब मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, मैंने पढ़ा था, उसमें से आ गया। जनरल साइंस के लेकर मैंने बताया कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी, ठीक है ना। इसको आप ढंग से प्रिपेयर करें। अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। फिर उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अराउंड दोनों के, मतलब फिजिक्स के भी अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी अराउंड 9 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको ढंग से प्रिपेयर कीजिए। आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट नोट्स आप किसी भी अगर चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहली बारी में कभी मत प्रिपेयर करना, ठीक है। 2-3 बारी उसको पढ़ लो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना। और शॉर्ट नोट में सिर्फ वो वाली चीज़ प्रिपेयर करना है जो आप भूलते हो, यू टेंड टू फॉरगेट, ठीक है ना, उसको उसमें इंक्लूड करना। वन लाइनर्स कोई चीज़ है वो वाले उसमें इंक्लूड करना, और एक्सेप्शंस है वो वाले उसमें इंक्लूड करना, कि कोई एक्सेप्शंस है जो आप भूल जाते हो या फिर जो आपको नज़र नहीं आते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आप 2-3 जो पढ़ लें उसके बाद ही करना, क्योंकि पहली बारी अगर आप रीड करने लगेंगे तो आपको सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। तो पहली बारी पढ़िए, दूसरी बारी पढ़िए, धीरे धीरे आपकी नॉलेज जो रिफाइन होगी, फिर आपको समझ में आएगा यार ये वाली चीज़ तो मैं बारी बारी भूल रहा हूँ। उस चीज़ को आप नोट्स बनाइए। जो चीज़ आपको समझ में आ गई, जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई, उसको अगर आप अपने नोट्स में डालोगे तो वो आपके रिविजन ही स्लो करने वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह प्रिपेयर करते हो। इसमें से बेसिकली आपके 15 to 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए आप ये RS अग्रवाल वाली बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच इज़ बेसिकली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, सेट थ्योरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये वाली चीज़ यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यू शुड एग्जामिन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इट विल बेसिकली गिव यू द सेंस ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड। आपको पता लगेगा कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना मेरे को प्रिपेयर करना है। ये जो आपका मैथ वाला पोर्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब मैथ ही मैथ प्रिपेयर करते रहें। आप रियलाइज करेंगे इफ आफ्टर सीइंग दोज प्रीवियस क्वेश्चंस, आप रियलाइज करेंगे कि द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड आर इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो आप उतने ही लेवल तक प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर मत कीजिए। ये जो पोर्शन है काफ़ी स्कोरिंग होता है। यू शुड ट्राई टू गेन मैक्सिमम मार्क्स हेयर, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। क्वांटिटेटिव में से 12 से 13 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं दोबारा से बोलूँगा कि आई रेफर टू विजन IAS PT 365, और उसके बाद जिस मंथ के बाद ये PT 365 देना बंद कर दें उसके बाद आप मंथलीज रेफर करें 2 मंथ की, विच इज़ बेसिकली मई, जून। और जब तक अगस्त में पेपर होगा 6 अगस्त तक, तब तक आपकी जुलाई की करंट अफेयर की मैगजीन नहीं आई होगी, तो मई और जून, ठीक है। हाउएवर दिस करंट अफेयर मैगजीन शुड नॉट बी थोरली रेड इन द सेंस कि कवर टू कवर ना पढ़ें और बिल्कुल डूब के ना पढ़ें, बहुत टाइम टेकिंग है। जस्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन से पढ़ना है, जो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में बताया था मैंने कि आप कैसे मतलब इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वायरमेंट पे फोकस करें, इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करें, साइंस एंड टेक पे फोकस करें, और इकोनॉमिक्स पे फोकस करें। यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनके, तो ये ज़्यादा मतलब ये पहले प्रिपेयर कीजिए। फिर से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देयर आर मल्टीपल सोर्स अवेलेबल, चूज योर ओन विच मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। ऐसा अगर आप पहले से ही किसी को रेफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप इस पर चेंज कर लें, आप उसको भी रिफर करते रहें या फिर उसी के साथ ही कंटिन्यू रखें। कुछ एडिशनल बुक्स हैं जो मेरे को लगता है कि आपको हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल लूसेंट GK,
इसमें से आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं और जनरल साइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी क्रिस्प वे में इन्होंने दे रखा है, फालतू का इन्होंने मतलब तामझाम नहीं दिया, वर्ड टू वर्ड दे रखा है, ख़त्म बात। वहाँ से आप लास्ट मोमेंट रिवीजन भी इससे कर सकते हैं, तो ये वाली अच्छी किताब है उस चीज़ के लिए। दूसरा, अगर आपको पॉलिटी अच्छी करनी है आपकी, तो आप ये ऑब्जेक्टिव लक्ष्मीकांत की एक बुक है, ये आप कर सकते हैं। ये ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन है PDF फॉर्मेट में, या फिर अगर आपको हार्ड कॉपी से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस पॉलिटी फ्रॉम देयर। हावेवर इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखे हैं क्वेश्चंस के, सिंपल आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि भाई, और ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरी, तो आपको सिर्फ आंसर दे रखा है। इस चीज़ का फ़ायदा भी है थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप फिर वापस टेक्स्ट में देखने जाते हैं, बुक में देखने जाते हैं, तो आपकी नॉलेज में वो क्वेश्चन या फिर जो आपने गलती की है वो अच्छी तरह से मतलब रहता है। दैट्स ऑल। बाकी तो जो पेपर 2 का अप्रोच है, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बाकी पेपर 2 के लिए एक हेड स्टार्ट मैं देना चाहूँगा आपको कि यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, जौन सा आपको पढ़ना है पढ़िए। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इससे पढ़ के आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। वाई यू शुड रीड न्यूज़पेपर? दिस विल कीप यू अपडेटेड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। दूसरी बात, इट विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज, इट एक्चुअली हेल्प्स। मेरी बात मानिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज को ज़्यादा रिफाइन करने में। आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी धीरे धीरे। और तीसरा पॉइंट है कि भाई, इट विल हेल्प यू टू हैव डिफरेंट डायमेंशंस। यू कैन एक्चुअली लुक टू अ पर्टिकुलर इशू और न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। अलग अलग लोग अलग अलग बातें, एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो ये चीज़ आपको आपके आर्ग्यूमेंट राइटिंग में लिखने में काफ़ी काम आ सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो थोड़ी सी हेल्प कर पाए। मोरओवर, अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए या फिर कोई भी डाउट हो, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे से डाउट पूछा है, आई हैव एड्रेस देम। उन्होंने जिस तरह का भी डाउट पूछा है, मेरे दोस्तों से मैंने पूछ के उनको बताया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रीच बैक टू यू। बाकी तो थैंक यू, थैंक यू सो मच।